सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत बेहतर होंगे और जहां भी होंगे मज़े कर रहे होंगे, है ना। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 1 में अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक क्या है? शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह परिचय की। देखते हैं क्या कुछ कहता है इस अध्याय का परिचय। इसमें हमें ये बताया गया है दोस्तों कि इस अध्याय में ना हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के विषय में पढ़ने वाले हैं। हमें यह भी देखना है कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हैं वो हो रही थी। और इन्हीं चुनौतियों की अगर बात करें तो इनमें से एक क्या थी? अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। सुधार की प्रक्रियाओं की बात करें दोस्तों तो उनकी जो कठिनाइयाँ थी उनकी एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका जो विशेष दृष्टिकोण है अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। दोस्तों, इस अध्याय के अंत की अगर बात करें तो इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चित्र को देखें। ये जो चित्र अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रतीक चिन्ह है। आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं वो जैतून की पत्तियाँ हैं। ये पत्तियों का मतलब ये है कि ये विश्व शांति की ओर संकेत करती है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये चित्र हमारे सामने आ जाता है हैरिसन और लिखा हुआ है केगल्स कार्टून। क्या बताया गया है इसमें? जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए यह हमला ज़रूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं शीर्षक के साथ, जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। समझिएगा दोस्तों, एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं और दूसरी ओर क्या है, हम ये पाते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों उसको आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या किया जाता है, माना जाता है। अब अमूमन यूएन के कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर में बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन भी मानते हैं, है ना। ये तो हमने सुना भी है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। दोस्तों, ये संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का एक प्रतीक है ना। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है? अब आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है, जो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला विचार जो है वो डैग हैमरशोल्ड का है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव है। क्या है इनका विचार? ध्यान से समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। देखिए, ये जो विचार है इसने यहाँ पर इसके गठन को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि क्यों हुआ है। स्वर्ग पहुंचाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है, लेकिन नरक से बचाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है। बात करते हैं दूसरे विचार की, तो वो क्या है कि बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक
वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि ज़बान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। ये विचार शशि थरूर का है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव हैं। दोस्तों, ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हों। मैं आपको बता दूं कि देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने बैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं, और यहाँ पर यह भी बताया है कि उसका एक शांतिपूर्ण समाधान जो है वो भी ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः दोस्तों, अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के किया जाता है, लेकिन एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है, और इस संदर्भ में हमें ये बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, उसकी भूमिका जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर अगली लाइन में हमें ये बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में कि वो कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। हमें ये बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका निर्माण अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्य ही करते हैं, है ना, और यह उनके मामलों के लिए बिल्कुल भी क्या होता है, जवाबदेह होता है ना। और जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं, बनते हैं। भाई बिना सहमति के तो ये संभव नहीं है, तो हम भी जानते हैं, है ना। एक बार इनका निर्माण अगर हो गया तो ये समस्याओं को क्या करते हैं, शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं कि भाई समस्या का जो समाधान है वो ऐसा निकाला जाए जो शांतिपूर्ण हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, अब समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो एक और तरीके से मददगार भी होते हैं, एक और तरीके से सहायता करते हैं। कैसे साबित होते हैं? राष्ट्रों के सामने ना अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं दोस्तों जिन्हें साथ मिलकर के करना होता है। कुछ मसले इतने चैलेंजिंग होते हैं, इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर के उस पर काम करें। अब इसकी एक मिसाल क्या है, बीमारी ले लीजिए। कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। अब हम ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभाव का ही उदाहरण ले सकते हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा भी है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्री तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को क्या किया जाए, रोका जाए, है ना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बताया है कि शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। 189 12 अप्रैल 2016 की स्थिति की बात करें, देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, और 189 यानी 189, और लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के जो ग्रुप 7 के जो सदस्य हैं, कौन कौन? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। इनके पास 41.29% मत है। अन्य प्रणाली सदस्यों में चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील और सऊदी अरब है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे थे। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना भी जरूरी है ना दोस्तों। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग बातें, है ना। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन और कितना उठाएगा? सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा जो है वो न्याय उचित ढंग से कैसे हो? मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई है उनसे कोई भी
दगा ना करे, है ना। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते, है ना। मैं आपको बता दूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा भी दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित क्या होगी, हिस्सेदारी होगी, यानी साझेदारी होगी, है ना। लाभ का बंटवारा जो है वो न्यायोचित होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। दोस्तों, शीत युद्ध के अंत की बात करें तो इसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है, हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका और उसके खेमे के जो देश हैं वो विजेता बनकर उभरे हैं, है ना। और ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता भी सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिम देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी जो इच्छाएं हैं और आकांक्षाएं हैं उन पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्रमवार दी गई है। देखते हैं। समय था अगस्त 1941। क्या हुआ इसमें? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। फिर समय आया जनवरी 1942 का। इसके बारे में बताया है कि धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वॉशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। फिर समय आया फरवरी 1945 का। इसके बारे में बताया है कि 3 बड़े नेताओं, कौन कौन? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टॉलिन, इन्होंने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। फिर समय आया अप्रैल मई 1945 का। सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। इसके बाद समय आया 26 जून 1945 का। इसमें हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। फिर तारीख दी है 24 अक्टूबर 1945। इसमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। फिर 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो जाता है। अब हम दोस्तों ये पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। समझिएगा, पहले विश्व युद्ध ने क्या किया? दुनिया को इस बात के लिए जगाया। किस बात के लिए? कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए, है ना। और इसके परिणाम से लीग ऑफ नेशंस का जन्म हो गया। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। अब समझिएगा, पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई ज्यादा लोग मारे गए और क्या हो गए? घायल भी हो गए, है ना। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ पे यूनाइटेड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द यूनाइटेड नेशंस फाइट फॉर फ्रीडम। इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ वॉर इन्फॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया ये पोस्टर है। इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प किया था। यह पोस्टर एक अर्थ में महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में थी, है ना। ठीक, अब समझिए। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद क्या हुआ? सन 1945 में इसे स्थापित किया गया था, है ना। और 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई थी। 2 विश्व युद्धों के बीच में लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह को दिखाना। ये आप याद रखिएगा, इसके उद्देश्य की बात की मैंने,
है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, है ना। इसकी स्थापना के पीछे ये आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। समझिएगा दोस्तों, 2011 तक के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी, है ना। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं बहुत ही सरल भाषा में, इसीलिए मैं आपको बीच में रुक करके अतिरिक्त नहीं समझा रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा तो आप जानते हैं कि मैं बीच में रुक कर आपको समझाता हूँ, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। नाम क्या दिए हुए हैं, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, ये नाम दिए हुए हैं, है ना। और दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे दोस्तों, और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला जो सार्वजनिक चेहरा है और उसका जो क्या कहना चाहिए कि प्रधान प्रतिनिधि है, वो महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है और वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध का आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज UNHCR, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ, और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को भी शामिल है। चलिए अब हम समझते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ सुधार। दोस्तों, जैसे जैसे परिवेश बदलता वैसे में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना बहुत लाजमी हो जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए कई आवाज़ें उठी हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह है कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, और दूसरा इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत है कि दोनों ही तरह के ये सुधार बहुत ज़रूरी हैं। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है दोस्तों। इससे जुड़ी हुई एक मांग ये भी है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अमेरिका और पश्चिम देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने या उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है दोस्तों, तो कुछ देश और विशेषज्ञ ये चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिकाएं निभाएं, जबकि औरों की इच्छा क्या है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण,
मानवाधिकार, लिंगत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। अब आइए दोस्तों, हम दोनों ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाते हैं और इस चर्चा में हम ज़्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे। ठीक है, समझिएगा। ये आप चित्र जो देख रहे हैं, बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हुए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थी उसी के अनुरूप इसका गठन भी हुआ और इसके कामकाज से क्या हुआ, तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई हैं। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित हैं जो देख सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृहयुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार और यहाँ पर बताया है जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। दोस्तों, ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1990 हो रहा था तो विश्व के सामने ये सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या उस करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं? पिछले 15 वर्षों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उसी में क्या जुड़ा हुआ है, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। दोस्तों, सुधार होने चाहिए, है ना? और इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए इसका मसला थोड़ा सा कठिन है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। कौन कौन सी थी, समझिए। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाएं। दोस्तों, मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के वर्षों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड भी सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं दोस्तों। अब ये जो सुझाव आए कि एक नए सदस्य को क्या चाहिए, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं अंडरलाइन करता हूं। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज्यादा होना चाहिए। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों को सम्मान करता हो। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, है ना? ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट दे दी हमारे सामने, सदस्य कौन कौन हैं, कितना योगदान दे रहे हैं राष्ट्रसंघ सालाना बजट में। ठीक है, चलिए अब समझिए। इससे पहले आगे बढ़ें, विश्व बैंक को थोड़ा समझ लीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास यानी सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। मैं आपको बता दूं कि यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते और इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इससे क्या स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकार अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए या उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए,
कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल यह भी है कि क्या प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का ये अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें। क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार यानी वीटो पावर खत्म हो जाना चाहिए। अनेक का ये मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में दोस्तों 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। 5 स्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता जो है वो स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। समझ रहे हैं आप। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया। समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। निषेधाधिकार को समाप्त करने की जो मुहिम है ना वो तो चली है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे, है ना दोस्तों। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव क्या है कि विश्व अभी इतने आमूलचूल बदलाव के लिए तैयार नहीं है ना, ना हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाए। अब समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। समझिएगा, सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के दिसंबर में, यहाँ पर आप देखिए चित्र दिया है, सभी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 तक। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा भी हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला भी किया। क्या है समझिए। शांति संस्थापक आयोग का गठन। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले।
इस बात की स्वीकृति। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय है ये। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति, है ना। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतंत्र कोष का गठन, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति। दोस्तों, ये समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र के लिए बड़े पेचदार रहे होंगे, है ना। अब समझिए, शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किस में दखल देगा। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव होगा। ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व की बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी। मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा। बहुत से देश अब भी विकासशील जगत का हिस्सा हैं। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की बात यहाँ पर की गई है कि उनको मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है। क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा। ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत की। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी पहली शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर भी है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है। भारत का ऐसा मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का क्या तर्क है दोस्तों कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद में परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का यह तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। दोस्तों, अगर बात करें तो समझिएगा कि भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाल करने के जो प्रयास है उसमें भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। मैं आपको बता दूं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और ये कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे क्या पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज्यादा होगा। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न यानी वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं।
सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का ऐसा भी मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए दोस्तों, भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। अब समझिए, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी भी कर सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव भी है ना। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश भी तो है। अब अगर हम बात करें तो समझिएगा कि अमेरिका की जो वित्तीय ताकत है दोस्तों, वो भी तो बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक भी हैं और इसके अलावा अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि अमेरिका को ये प्रस्ताव नहीं जच रहा है, तो वो वीटो से उसे रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात का बहुत वजन होता है, या वजन रखती है अमेरिका की बात। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते बचे हुए विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक बचे हुए विश्व की बात है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए ये कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रौद्योगिकी जो है वो ये सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हमने अभी नहीं देखी उसे समझिए। ह्यूमन राइट्स वॉच, यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। ह्यूमन राइट्स वॉच
इसे समझिए, ये लिखा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकार को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है। कारण क्या है? क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं। अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। और अंत में ये देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है और इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। मैं आपको बता दूं कि इनके सदस्यों की संख्या 164 है। यह स्थिति 29 जुलाई 2016 की है और हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे उनके हित सधते हैं। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। दोस्तों, साथियों, आप सभी से मेरी यह अपेक्षा है, यह आशा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।